Namaskar children, this is Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying chapter 5 arithmetic progressions. Up till now in this chapter we now know how to find the sum of first n terms of an AP, how to find the nth term of an AP, and we have completed the first 3 exercises of this chapter. Today we will take up exercise 5.4 and here is the first question from it. Which term of the AP is its first negative term? तो पहली चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या दिख रही है? AP दिया है और जब भी AP आए हमारे सामने तो पहला काम क्या होना चाहिए? Yes, to find the first term and the common difference, and after that we will look at this question. Okay, so first of all we begin the solution. The AP, it is 121, then 117, 113 and so on. Here the first term A, it is equal to 121 and the common difference is given by A2 minus A1. A2 है आपका 117 and minus 121. This will be equal to minus 4. So D is equal to minus 4. Now we go back to our question. Which term of the AP is its first negative term? तो आंसर देंगे हम n की टर्म्स में. Which term is negative? Nth term is negative. ठीक है? So from here we start by taking, let the nth term of the AP be its first negative term. यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि D नेगेटिव है तो जो वैल्यूज़ हैं AP की जो टर्म्स हैं लगातार कम होती जा रही हैं. 121 से 117 हो गया, फिर 113 हो गया, इस तरह से कम होती जाएंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब टर्म्स नेगेटिव होने लग जाएंगी. तो यहाँ हमसे यही पूछा है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो पहली होगी नेगेटिव टर्म इस AP की, और वो हमने मान लिया कि nth टर्म है AP की जो इसकी पहली नेगेटिव टर्म है, और नेगेटिव टर्म का मतलब हुआ 0 से कम हो वैल्यू. So let the nth term of the AP be its first negative term. This means that the nth term which is denoted by an, it is negative or it is less than 0. ठीक है. अब यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है, इसे हम कहते हैं इनइक्वलिटी. जैसे इक्वल साइन होता है बीच में तो उसे इक्वेशन कहते हैं. यहाँ पर क्योंकि ये वाला साइन है, इनइक्वलिटी का साइन है, तो इस रिलेशनशिप को भी हम कहते हैं इनइक्वलिटी रिलेशनशिप. ठीक है. और यहाँ पर अब इसको एक्सपैंड करते हैं. इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज लेस देन 0. नाउ लेट अस प्लेस इन द वैल्यूज ऑफ a एंड d इन दिस एक्सप्रेशन. a इज 121 एंड d इज minus 4. वी टेक अ न्यू पेज. a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इट इज लेस देन 0. a इज 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4, इट इज लेस देन 0. सॉल्व द LHS पार्ट. 121 और ये -4 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो -4n, और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4. दिस इज लेस देन 0. 121 + 4 इट विल बी 125 -4n लेस देन 0. अब आगे कैसे सॉल्व करें? यहाँ बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, तो इनइक्वालिटी के केस में वैसे तो हम वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो एक इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, पर जब हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. इनइक्वालिटी आपकी इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी साइन हो सकता है. तो वैसे तो इक्वेशन के रूल्स ही लगाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से हम डील कर रहे हो, देखिए जैसे मान लीजिए 4 और 5 ले लिया हमने. ठीक है. वी नो दैट 4 इज लेस देन 5. ठीक है. लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई करें तब क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5, और तब ये इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी. और आप देखिए ऑब्वियसली -4 बड़ा होता है -5 से. जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, तो जो बड़े नंबर्स हैं वो इस डायरेक्शन में जाते हैं. तो देखिए आप -4 जो है वो बड़ा है -5 से, तो जैसे ही हमने माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर ये बन गया. 4 छोटा होता है 5 से, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -4 बड़ा हो गया -5 से.
और इसी तरह से डिवाइड करने पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. अदरवाइज this inequality behaves similar to an equation. Now this 4n it will go to the RHS and become 4n. आप ऐसे भी समझिए कि दो नंबर्स का डिफरेंस नेगेटिव है, 0 से छोटा है. वो कब होगा? जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तभी तो नेगेटिव आता है. तो ऑब्वियसली 125 छोटा होगा 4n से, तभी तो इनका डिफरेंस नेगेटिव है. उस तरह से सोचकर भी आप ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं. यहाँ से हमें 125/4 मिल जाएगा लेस देन n. क्योंकि अभी हम नेगेटिव नंबर से डील नहीं कर रहे हैं तो सेम चलता रहेगा इक्वेशन जैसा पैटर्न. ये 4 यहाँ पर डिवीजन में आ गया. नाउ ऑन डिवाइडिंग 125/4 वी कैन राइट इट ऑल्सो एज n इज ग्रेटर देन 125/4. ठीक है. नाउ दिस इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन, डिवाइड बाय 4, 4 3s are 12, then 4 1s are 4, 1 will be left, 1 0, 2 times 8 2 0, 5 times. इसका मतलब है n is greater than 31.25 और n डिनोट किसको कर रहा है? n is denoting that term which is its first negative term. यही हमने बात की थी. और क्योंकि n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है और n हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? n कैन बी 32, 33, 34, 35 एंड सो ऑन. n की ये सभी वैल्यूज़ 31.25 से बड़ी हैं और इंटीजर वैल्यूज़ हैं. और अब अगर हम AP को कंसिडर करें, AP की फर्स्ट टर्म लें, फिर सेकंड टर्म लें, थर्ड टर्म लें, चलते चलते हम यहाँ पर 31st टर्म तक पहुँचे, 32nd टर्म, 33rd टर्म और आगे की टर्म्स लें, तो हम क्या देखेंगे कि 31st टर्म तक तो सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगी और जैसे ही n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होती है, इसका मतलब 32 और आगे चलती है, तो वो सभी टर्म्स नेगेटिव होंगी. और क्वेश्चन में पूछा है कि विच विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो होगी ये 32nd टर्म. और यहाँ से हम बता सकते हैं कि 32nd टर्म ऑफ द AP विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP. गॉट इट? नाउ वी नीड टू राइट इट. लेट मी मेक सम स्पेस. This means that the 32nd term of the AP will be its first negative term और इसके बाद आने वाली सभी टर्म्स भी नेगेटिव होंगी. I hope the question is clear. Next we take question 2. The sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of the AP. तो इसी को हम पहले नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं. We write the solution according to the question what has been given. सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स. थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A3 से और सेवेंथ टर्म को A7 से. इनका सम हमें दिया हुआ है इक्वल टू 6. और क्या दिया है? इनका प्रोडक्ट A3 इंटू A7, दिस इज इक्वल टू 8. ये दोनों हमें दिया है. यहीं से हम चलना शुरू करेंगे. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी small a and the common difference b small d. ठीक है. Then nth term, it is given by the relationship an equal to a plus n minus 1 into d. इसी को अप्लाई करते हुए A3 प्लस A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A3 हो जाएगा A प्लस 2D और A7 हो जाएगा A प्लस 6D. दिस सम इज गिवन इक्वल टू 6. ठीक है. इसी को हमने अब एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है A और D की टर्म्स में. दिस विल बी A प्लस A 2A प्लस 2D प्लस 6D. इट विल बी 8D. दिस इज इक्वल टू 6. अब 2, 8 और 6 तीनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं. दिस विल गिव अस A
प्लस 4d इक्वल टू 3, और यहाँ से हम a को लिख सकते हैं 3 माइनस 4d. लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट वी गो एट दिस रिलेशनशिप a3 इंटू a7 इक्वल टू 8. वी टेक द नेक्स्ट पेज. नाउ a3 into a7, it is equal to 8. a3 is nothing but a plus 2d और a7 है a plus 6d. This is equal to 8. ठीक है, अब हम यहाँ पर a के लिए लिख सकते हैं 3 minus 4d इक्वेशन 1 से. तो यहाँ पर a की जगह हम लिख लेंगे 3 minus 4d plus 2d. ठीक है, और यहाँ भी 3 minus 4d plus 6d. This is equal to 8. लिख लीजिए from equation number 1. This will be now 3 minus 2d and this will be now 3 plus 2d equal to 8. देख रहे हैं आप, minus 4 plus 2 it will be minus 2 into d और यहाँ पर 6 माइनस 4 प्लस 2d हो जाएगा. अब ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, वो वाला फॉर्म नजर आ रहा है यहाँ पे. एंड व्हाट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है ये, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई हैं. सो दिस विल गिव अस 3 स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इक्वल टू 8. ठीक, दिस विल बी 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8. ब्रिंग दिस 8 टू द LHS एंड माइनस 4d स्क्वायर टू द RHS. तो ये 8 तो इधर आके माइनस में हो गया और 4d स्क्वायर RHS में जाके प्लस हो जाएगा. दिस मीन्स दैट 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4. और यहाँ से हम d की वैल्यू ले सकते हैं ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायरिंग का इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं और ऐसे केस में स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर विल बी d एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 4 इट विल बी 1 बाय 2 एंड वी विल टेक बोथ द वैल्यूज प्लस एंड माइनस. तो d की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1 बाय 2. तो यहाँ पर अब दो केस बनेंगे. पहला केस जब d की वैल्यू होगी प्लस 1 बाय 2 और सेकेंड केस जब d की वैल्यू होगी माइनस 1 बाय 2. सो वी टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज. केस 1 when d is equal to plus 1 by 2. ठीक है, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे. Then a is equal to 3 minus 4 into d. Now this will be equal to 3 minus 4 into d is your 1 by 2. This will go 2 times. This will be 3 minus 2 equal to 1. तो ऐसे केस में a की वैल्यू आ गई 1. और हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP. तो यहाँ पर अब हमें पता है d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और n कितना हो गया 16, क्योंकि 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ टेकिंग n equal to 16, sum of 16 terms of AP will be, let me write it here, first 16 terms given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. S16 कैसे मिलेगा हमें, 16 by 2 into a. a अभी हमने निकाला है, इट इज़ 1 प्लस यहाँ आ गई n की वैल्यू 16. सो 16 minus 1 into d we are taking it as 1 by 2. This will be equal to 8. 16 by 2 is 8. This will be 2 plus here we will have 15 upon 2. How to solve this? This will be 8 into, अंदर हम LCM ले लेंगे, 2 2s are 4 plus 15 upon 2. This will be equal to 8 into 19 by 2. Cancel this 4 times. 19 4s are, it is equal to 76. So S16 in this case is equal to 76 जो हमसे पूछा था.
So this is the first case where we are taking d equal to 1 by 2. We take one more page and take the second case. Case second, when d is equal to minus 1 by 2, then what will be the value of a? A is equal to 3 minus 4d. As you can see, it's 3 minus 4d. So here we will have 3 minus 4 into d is your minus 1 by 2. 2 2s are 4. This will be 3 minus minus plus 2 1s are 2. This will be equal to 5. So a will be 5 this time. And again here we have to find the sum of the first 16 terms. So we take it now. Sum of first 16 terms. It will be given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये formula use करेंगे. S16 it will be equal to 16 by 2 into 2 into a. What is the value of a? It is 5 plus again 16 minus 1 into d. This is now minus 1 by 2. ठीक है. This will be 8 again. 16 by 2 is 8. Here we will have 10 plus 15 into minus 1 by 2. This will be 8 into 10 minus 15 by 2. How to solve this? Again take the LCM inside the bracket. It will be 2. 2 into 10, it will be 20 minus 15 upon 2. So 8 into 5 by 2. This will go 4 times, 4 5s are 20. And so in this case, the sum of the first 16 terms, it will be given by 20. This is the answer. So let us revise the question once again. What we were given? We were given that the sum of the third and the seventh term, it is 6 and their product is 8. तो हमने यहाँ पर a plus n minus 1 into d इस फॉर्म से a3 और a7 को एक्सपैंड करते हुए एक इक्वेशन ली और उससे हमें a का एक्सप्रेशन मिल गया d की टर्म्स में. फिर हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, यहाँ पर a की वैल्यू रख दी, जिससे हमें सॉल्व करने पर d की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं प्लस माइनस 1 by 2. और फिर एक एक करके दोनों वैल्यूज़ ली, a को फाइंड आउट किया और सम ऑफ 16 टर्म्स हमने दोनों ही केस में निकाल ली हैं. वी नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3. A ladder has rungs 25 centimeters apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeters at the bottom to 25 centimeters at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meters apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को. यहाँ पर हमें एक लैडर दी है. लैडर मतलब सीढ़ी. ये लकड़ी की सीढ़ी आपने देखी होगी जिस पर हम पैर रख के चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं. देखिए आपने सीढ़ी. यहाँ पर 25 सेंटीमीटर अपार्ट रंग्स हैं. रंग्स मतलब ये जो बीच में डंडे दिए हुए हैं जिन पर हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, इन्हें हम रंग्स कहते हैं. और ये लगातार जो रंग्स हैं दो, इनके बीच में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर्स. देखिए आप, इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी 25 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होगा और अगली भी हमें 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे मिलेगा. नाउ द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर्स एट द बॉटम टू द 25 सेंटीमीटर्स एट द टॉप. जो ये रंग्स हैं, ये जो डंडे लगे हुए हैं बीच में, इनकी लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है. बॉटम वाले रंग की लेंथ है 45 सेंटीमीटर्स और कम होते होते जो टॉप मोस्ट रंग है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स. ऑल्सो द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 meters अपार्ट. इसका मतलब जो ये बॉटम रंग है और ये जो टॉप मोस्ट रंग है, इन दोनों के बीच में ये टोटल डिस्टेंस जो है ये है 2.5 meters. और इसी को आप सेंटीमीटर्स में लेंगे क्योंकि यहाँ पर बाकी सब तो सेंटीमीटर यूनिट में दिया है, सिर्फ यही एक मीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में. 2.5 2 मीटर तो हो गया आपका 200 सेंटीमीटर और हाफ कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 100 इट विल बी 50. सो 50 सेंटीमीटर. तो टोटल ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर्स. इन दोनों टॉप मोस्ट और बॉटम रंग्स के बीच का डिस्टेंस ये सेंटीमीटर्स में हो गया 250 सेंटीमीटर्स. ठीक है. नाउ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, व्हाट इज द लेंथ
ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ये जो बीच में रंग्स बने हुए हैं, इनको बनाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, वुड की, लकड़ी की कितनी लेंथ चाहिए हमें, जिससे हम ये रंग्स बना पाएँ। तो ऑब्वियसली जो इनका सम आएगा उतनी ही लेंथ चाहिए लकड़ी की, हमें वुड की उतनी ही लेंथ चाहिए होगी जो इन सभी रंग्स का सम आएगा। मैं इनको अलग कलर से अगर रिप्रेजेंट करूं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये टॉप मोस्ट और बीच में भी होंगे, तो इन सब की जो लेंथ है इनको प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल कितनी लकड़ी चाहिए हमें। अब ये कैसे प्लस करेंगे, आप देखो यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्मली इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, ये दिया है क्वेश्चन में, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। और जब भी यूनिफॉर्म डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, क्योंकि सेम ही नंबर बार बार यहाँ पर कम हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, लेस हो रहा होगा, जिससे कि यूनिफॉर्मली ये लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे ये केस हो गया एक एपी का। और क्योंकि टोटल लेंथ पूछी है वुड की और इन सब की टोटल लेंथ निकालनी होगी, तो हमें क्या पूछा है, यहाँ पे सम पूछा है। अब सम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फिर उसी पर आते हैं। सम पूछा है हमसे और सम के लिए हमें चाहिए होगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है ये है फर्स्ट रंग 45 सेंटीमीटर, फिर हमें पता है लास्ट रंग 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें d की जगह l पता है। दिस इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, तो ठीक है हम वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला इजीली यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, n मिसिंग है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसका मतलब कितने रंग्स हैं जिनको हमें ऐड करना है, जिनकी लेंथ जोड़नी है और फिर हमें वुड की टोटल लेंथ मिलेगी। ये तो हमें नहीं पता है कि कितने रंग्स लगे हुए हैं लैडर में, और ऑब्वियसली वो कुछ तो काउंटिंग होगी उनकी, ऐसे तो नहीं है कि इनफाइनाइट लैडर होती है, तो वो काउंटिंग हमें पता करनी होगी। यहाँ ये पता है कि टॉप मोस्ट और बॉटम लैडर के बीच में या रंग के बीच में डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर्स का। तो अगर हम मानकर चलें, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, कि ये ज़ीरो लेवल पर है 45 सेंटीमीटर्स का रंग, और फिर हमें दिया है कि लगातार दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है या गैप है, तो अगला हमें मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर के गैप पे। इसके बाद अगला हमें कितने पे मिलेगा, 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर्स के गैप पे। उसके बाद फिर से 25 ऐड कर लीजिए 75 के गैप पे। इसके बाद फिर से 25 ऐड कर लीजिए 100 सेंटीमीटर्स के गैप पे, देन 125, देन 150, देन 175, देन 200, देन 225 और लास्ट में 250 सेंटीमीटर्स पर। यही तो है डिस्टेंस। तो अब गिनिए कितने रंग्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 रंग्स होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 11। और अब हम इजीली ये सम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इज दिस प्रैक्टिकल टू काउंट द नंबर ऑफ रंग्स इन दिस वे, क्या ये एप्लीकेबल है? अगर ये रंग्स ज़्यादा हुए तो क्या आप ऐसे ही काउंट करते रहेंगे? तो यहाँ हमें एक मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए, और वो क्या है कि ये डिस्टेंस जो है पूरा कितना है, 250 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस है, और इसे हमें डिवाइड करना है किससे, लगातार डिस्टेंस है दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का। तो अगर हम 250 को डिवाइड कर दें 25 से, इस पूरे डिस्टेंस को ये लगातार आने वाले दो रंग्स के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करें, तो हमें ये रंग्स तो मिल जाएंगे, नंबर इनका मिल जाएगा बीच वालों का, और यहाँ बॉटम में भी तो एक रंग है ये 45 सेंटीमीटर वाला, ये साथ में +1 कर दीजिए। तो टोटल आपके पास अब हो जाएंगे 10 + 1 = 11 रंग्स। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रंग्स इन दिस लैडर। कैसे कर रहे हैं देखिए फिर से, ये पूरा डिस्टेंस है 250 सेंटीमीटर्स और लगातार दो के बीच में है 25 सेंटीमीटर्स। तो 250 सेंटीमीटर को हम 25 के गैप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 250 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो बॉटम वाला है ये तो इसकी काउंटिंग में नहीं आ पा रहा है, तो उसको अलग से हमने +1 काउंट दे दिया है। तो अब 11 रंग्स होंगे इस केस में, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है कि टोटल वुड कितना चाहिए, इन सब की लेंथ जोड़नी होगी, और ये सब क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं, तो एपी का सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे,
और क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n हमने निकाल ही लिया है, बस अब इसमें रखना है और टोटल लेंथ हमें पता चल जाएगी. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ वी बिगिन द सॉल्यूशन. हियर distance between two successive rungs, it is given equal to 25 centimeters, and distance between the top and the bottom rungs, it is given 2.5 meters, and this will be equal to 250 centimeters. ठीक है. अब पहला काम है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना, या कह लीजिए नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करना. और वो कैसे मिलेगा? टोटल डिस्टेंस है हमारा 250 सेंटीमीटर्स का, जिसको हम 25 सेंटीमीटर के गैप्स में डिवाइड करते जा रहे हैं. तो डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर. और बॉटम में एक और रंग है जिसे हम यहाँ पे काउंट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हमने +1 काउंट लिख दिया. दिस विल बी इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू 11. देखिए आप, 25 इंटू 10 होता है 250, तो 10 + 1 इट विल बी 11 रंग्स. क्लियर है? अब हम चलते हैं उस लेंथ की तरफ. देखिए आप, जो ये कम होती जा रही है, क्योंकि ये लगातार कम हो रही है. लेट मी राइट इट हियर. एज द लेंथ ऑफ द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली दे विल बी इन एन AP. क्योंकि रंग्स की लेंथ लगातार कम होती जा रही है. यूनिफॉर्मली, इस वर्ड पर फोकस कीजिए. यूनिफॉर्मली, इसका मतलब सेम नंबर से बार बार कम हो रही है. तो ये एक AP बनाएगी. क्या चीज़? जो उन रंग्स की लेंथ होगी ना अलग अलग, वो यहाँ पर AP बनाएगी. इसका मतलब अगर हम मान लें कि कॉमन डिफरेंस है D, तो बॉटम वाली है 45 सेंटीमीटर, उसके ऊपर वाली हो जाएगी 45 माइनस D. उसके बाद उससे ऊपर वाली हो जाएगी 45 माइनस D, दैट इज 45 माइनस 2D हो जाएगी. समझ रहे हैं आप? ये बॉटम वाली रंग, ये उससे ऊपर वाले रंग जो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम मान रहे हैं कि D से डिक्रीज हो रहा है, तो 45 माइनस D हो जाएगी. फिर उससे ऊपर वाली में 45 माइनस 2D. तो हमें यहाँ पर ये तो नहीं बताया है कि कितना कम हो रही है, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. बस हम ये देख पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिक्रीज है, इसी से हम बता पाएंगे कि वो एक AP है. यहाँ पर हम लेंथ को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिक्रीज नहीं दिया है कि कितनी कम हो रही है, इसलिए हम नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं. सिर्फ इस यूनिफॉर्म डिक्रीज से ही हम बता पा रहे हैं कि जो इन लैडर्स के रंग्स की लेंथ होगी वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो वो अपने आप में एक AP फॉर्म करेगी. और ऐसे केस में नाउ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 11 rungs, and this will be equal to sum of the first 11 terms of the AP so formed. ठीक है? समझ रहे हैं आप कि जो लेंथ ऑफ द वुड होगी, जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, वो क्या होगा? सभी 11 रंग्स की लेंथ का सम होगा. और 11 रंग्स की लेंथ का सम मतलब क्या? इस AP की 11 टर्म्स का सम, जो AP यहाँ से बन रहा है यूनिफॉर्म डिक्रीज के द्वारा. आ रही है बात समझ में? तो अब हम चाहिए फर्स्ट टर्म, देन लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. वी कैन राइट देम. नाउ वी हैव द फर्स्ट टर्म एज 45 सेंटीमीटर्स, जो कि है बॉटम रंग की लेंथ. लास्ट टर्म इट इज 25 सेंटीमीटर्स, जो है टॉप मोस्ट रंग की लेंथ. देखिए आप एक बार फिगर फिर से देखिए, अगर आप भूल गए हैं तो. देखिए बॉटम रंग की लेंथ है 45 सेंटीमीटर और टॉप मोस्ट रंग की लेंथ है 25 सेंटीमीटर. तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपका लास्ट टर्म, वही हम लिख रहे हैं. एंड n इज योर 11. ठीक है? नाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड it will be equal to S11, and we know that Sn is equal to n by 2 into A plus L. इस बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे, भूलना नहीं है. This implies that S11 is equal to 11 by 2 into A is 45 and L is 25. Now this will be 11 by 2 into 5 plus 5, it's 10, 1 carried, it will be 70. This will be 11 into, cancel it, it will go 35 times. So 11 into 35, multiply the two numbers, it will be 35 and 35, 5, 8 and 3.
So this will be 385. एंड ऑलवेज रिमेंबर टू राइट द यूनिट ऑल्सो. क्या होगी यूनिट? हमने सभी वैल्यू सेंटीमीटर में ली हैं, तो लेंथ ऑफ वुड भी हो जाएगी 385 सेंटीमीटर्स. और आप चाहें तो इसे मीटर्स में भी लिख सकते हैं. इट विल बी 3.85 मीटर्स. सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. Now we can proceed towards the next question. Here we can write the answer, final answer in words also. The length of the wood required for the rungs is 385 centimeters. ठीक है, हमने वही आंसर यहाँ पर वर्ड्स में भी लिख दिया है. Now we can take the next one. Question 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. यहाँ पर मकान नंबर की बात हो रही है. हाउसेज हैं वहाँ पर और उनके नंबर की बात हो रही है. नंबर्स हैं 1 to 49 तक. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of houses following it. Find the value of x. ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा. पहले हम बनाते हैं एक फिगर. सपोज देयर आर अ फ्यू हाउसेज. ये हो गया पहला हाउस, ये हो गया दूसरा हाउस, ये थर्ड हाउस. इस तरह से चलते चलते हमारे पास बीच में कुछ हाउस आए. ठीक है, और चलते चलते हमारे पास लास्ट में आ गया मकान नंबर 49. ठीक है, इसको यहाँ से समझते हैं. ये है हमारा हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3. ऐसे चलते 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 बीच में एक आ गया हाउस नंबर x, और फिर ये अगला हो जाएगा x+1, इससे पहला हो जाएगा x-1, और फिर चलते चलते लास्ट मकान नंबर आ गया 49. ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि बीच में एक हाउस नंबर है x, इस तरह से कि इससे पहले वाले जो मकान हैं, जो हाउस हैं, उनके नंबर्स का सम, इसका मतलब यहाँ से लेकर इन सब का सम इक्वल है इसके बाद आने वाले हाउसेस के नंबर्स के सम के. ये वाला सम इक्वल है इस सम के. ठीक है, बड़ी बात समझ में आ गई कि एक साथ 1 से लेकर 49 तक हाउस बने हुए हैं, और ऐसे में बीच में एक ऐसा हाउस है जिसका नंबर है x, और वो कुछ इस तरह का है कि उससे पहले जो घर है उन सभी के नंबर्स का जो सम लेंगे अगर हम, वो इक्वल है उसके बाद आने वाले सभी घरों के नंबर्स के सम के. अब यहाँ हमें ये सम निकालना होगा और ये सम निकालना होगा. दोनों को इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. अब ये सम निकालेंगे कैसे? देखो आप, ये जो हाउस नंबर्स हैं, क्या ये एक एपी बना रहे हैं? बिल्कुल. 1 2 3 4 ये तो एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 1, और कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 1 ऐड होता जा रहा है. और यहाँ पर इसलिए हम सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, वो अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट n टर्म्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और कितनी टर्म्स हैं देखिए आप, x-1, ये तो है x टर्म और ये है x-1 टर्म, तो टोटल हो गई x-1 टर्म्स. तो हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट x-1 टर्म्स. ठीक है, x से जस्ट पहले वाला x-1 ही तो होगा. तो इस घर का नंबर हो गया x-1, तो 1 से लेकर x-1 तक का सम हो जाएगा sx-1. ये तो बात हो गई. अब हम बात करते हैं इस सम की. ये कैसे मिलेगा? अगर हम ये पूरे 49 का सम ले लें और उसमें से ये x को माइनस कर दें, इन सभी घरों को माइनस कर दें, तो बच जाएगा ये वाला सम. ठीक है, अगर हम ये पूरा का पूरा सम लें जो कि होगा s49, और 49 टर्म्स के सम में से ये x टर्म्स का सम माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा ये बचा हुआ सम. और फिर ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू s49 माइनस sx. ये पूरा सम तो हो गया s49, और जिसको हम माइनस कर रहे हैं ये क्या हो गया? फर्स्ट x टर्म्स का सम फ्रॉम द फर्स्ट हाउस टू द एक्स्थ हाउस. तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? s49 माइनस sx. और बस अब हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल रखने हैं. sx-1 इक्वल टू s49 माइनस sx. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें समझ में आ रही है. यहाँ पर x-1 है, यहाँ 49 है, यहाँ x है. फर्स्ट टर्म हमें पता ही है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल ही लिया है. तो बस अब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ वी कैन राइट द आंसर हियर.
सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, प्रिसीडिंग यानी जो हाउस नंबर x है उससे पहले आने वाले हाउसेस के नंबर्स का सम, प्रिसीडिंग यानी पहले आने वाले, एंड दिस विल बी इक्वल टू एस एक्स माइनस वन। कैसे, अभी हमने डिस्कस किया ही है कि इट विल बी एस एक्स माइनस वन। देन सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग द हाउस नंबर्ड x, इसका मतलब हाउस नंबर जो x है उसके बाद जो घर आ रहे हैं, जो हाउसेस आ रहे हैं उनके नंबर्स का सम, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी S49 माइनस SX। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे आया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SX माइनस वन इज इक्वल टू S49 माइनस SX। ठीक है, ऑल्सो the list of the numbers of houses is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ठीक है, this is an AP with first term a equal to 1 and common difference ये भी आपका हो जाएगा d equal to 1। ठीक है, now we can apply the formula for the sum of first n terms of an AP. Let me take one more page. In an AP, sum of first n terms, it is given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now Sx minus 1 is equal to S49 minus Sx, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन टू, n बाई टू की जगह x माइनस वन बाई टू, 2 इंटू a है 1 प्लस x माइनस वन इंटू डी, इट इज़ अगेन 1। ये समझ में आया आपको, यही फॉर्मूला लगाया हमने, n की जगह तो x माइनस वन आ जाएगा, a के लिए 1 लिख दिया, d के लिए भी 1 लिख दिया, और n माइनस वन क्या हो गया, x माइनस वन माइनस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू S49, 49 बाई 2, 2 इंटू a जो कि है 1 माइनस 49 माइनस 1 इंटू डी इज ऑल्सो 1, ये तो हो गया S49 माइनस Sx कैसे मिलेगा, x अपॉन 2, 2 इंटू a इज 1 प्लस, here we will have plus also, yes, it will be x minus 1 into d which is again 1। ठीक है, so this will be S49 minus Sx। बस इसी फॉर्मूले में हमने ये n की वैल्यू रख दी है। this will be on simplifying x minus 1 upon 2 प्लस यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा x माइनस 2 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही रहेगा x माइनस 2। RHS में 49 अपॉन 2 प्लस 49 माइनस 1 इट इज़ 48 एंड 48 इंटू 1 विल बी 48 माइनस हियर x बाई 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, नाउ 2 माइनस 2 विल बी कैंसल्ड, हियर वी विल हैव x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x। ठीक है, x ही बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 49 अपॉन 2 इंटू 51, 50 हो जाएगा, 48 प्लस 2 इट विल बी 50 माइनस x बाई 2 इंटू, देखिए आप 2 माइनस 1 इज 1, सो x प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर ले आते हैं LHS में, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए आप x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 49 इंटू 25 हो जाएगा। जब हम यहाँ 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर आप देखिए x बाई 2 कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 1 प्लस यहाँ से x प्लस 1 बचेगा,
दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 25। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, x बाई 2 को बाहर ले लिया तो वो तो बाहर आ गया, इधर से x माइनस 1, इधर से x प्लस 1, x बाई 2 बाहर है। नाउ -1 + 1 विल बी कैंसल्ड, व्हाट वी विल हैव, x बाई 2 इंटू x प्लस x विल बी 2x इक्वल टू 49 इंटू 25। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, x स्क्वायर विल बी 49 इंटू 25 and this will give us x equal to square root of 49 into 25, क्योंकि x denotes the number of the house, so it cannot be negative, so we will take the positive values. 49 का square root it will be 7 and 25 का square root it will be 5, so x will be equal to 35. So here we were asked to find the value of x and x is equal to 35. तो हाउस नंबर 35 वो हाउस है जिससे पहले के जो भी मकान हैं, जो भी हाउसेज हैं, उनके नंबर्स का सम इक्वल होगा हाउस नंबर 36 से लेकर 49 तक के नंबर्स का सम। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 5। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meters. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक steps यहाँ पर दिए हुए हैं और कितने steps हैं, 15 steps हैं और हमें दिया है कि सभी 50 मीटर्स लॉन्ग हैं। ये तो हो गई लेंथ, और इसके अलावा ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर्स। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लें इसको तो आप देखेंगे ये जो राइज है इसे राइज कहेंगे, ये राइज ये है आपका 1/4 मीटर हर एक स्टेप का, और इसे हम कहते हैं ट्रेड, जहाँ पर हम पैर रखते हैं स्टेप पे, वो हिस्सा वो कहला रहा है ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर्स। और सभी की लेंथ कितनी हो रही है, 50 मीटर्स, मतलब 50 मीटर लंबी तो आपकी सीढ़ी है, स्टेप है, और ऊंचाई कितनी है उसकी 1/4 मीटर, और जो हिस्सा जिस पे हम पैर रखते हैं वो चौड़ाई आपकी है 1/2 मीटर्स। और सभी स्टेप्स किससे बने हुए हैं, कंक्रीट से बने हुए हैं, सॉलिड कंक्रीट। और इस तरह से सभी स्टेप्स बने हुए हैं, तो टोटल वॉल्यूम पूछिए हमसे कि कितनी कंक्रीट चाहिए होगी ये सभी स्टेप्स बनाने के लिए, जहां हमारे पास 15 स्टेप्स हैं। तो क्या करना चाहिए, सभी की वॉल्यूम ऐड कर लो, पहले इस एक स्टेप की वॉल्यूम निकालो ये वाली, फिर आप ये सेकंड स्टेप की वॉल्यूम निकालो यहाँ से ये पूरी, ठीक है, इसकी वॉल्यूम निकालिए। फिर आप क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेप की वॉल्यूम निकालिए। फिर इसी तरह से आप फोर्थ स्टेप ले सकते हैं, अगेन इफ़ वी टेक द कलर एज रेड, ये फोर्थ स्टेप, इसकी वॉल्यूम निकालिए। और इस तरह से एक एक करके सब स्टेप्स की वॉल्यूम निकालिए और जोड़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितनी है, कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड है। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर एक स्टेप की हम वॉल्यूम अलग अलग निकालें? यहाँ पर हमें एक कनेक्शन दिखाई देगा, और वो क्या है आप देखिए। सभी स्टेप्स की एक बार वॉल्यूम निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या कनेक्शन मिल रहा है हमें, ठीक है। लेट अस नाउ अगेन कम बैक टू आवर ओरिजिनल साइज and let us now take a fresh page. Rise of each step, it is 1/4 meters. Tread of each step, it is 1/2 meters, and length of each step, it is 50 meters. And number of steps which we denote by small n, it is 15. यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम हर एक स्टेप की इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये पता है ना आपको। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन द फर्स्ट स्टेप, इट विल बी लेंथ, इट विल बी 50 मीटर्स, ठीक है। देन ब्रेड्थ, इट विल बी 1/2 मीटर्स, एंड द हाइट इज 1/4 मीटर्स, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, कैंसिल इट बाय 2, 25/4, एंड द वॉल्यूम इज गिवन एज मीटर क्यूब, 25/4 मीटर क्यूब। फिर हम चलते हैं सेकेंड स्टेप के केस में, उसमें आप देखेंगे कि लेंथ तो आपकी 50 मीटर ही रहेगी
और ये जो ट्रेड है ये भी 1/2 मीटर ही रहेगा। हाइट बढ़ जाएगी, कितनी हाइट बढ़ जाएगी? पहले आपकी हाइट थी 1/4, अगर हम फर्स्ट स्टेप लें। अब सेकेंड स्टेप के केस में ये 1/4 और बढ़ गई, तो 1/4 प्लस 1/4, अगर हमारा फिगर कुछ इस तरह का हो तो 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगी आपकी 1 + 1 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो सेकेंड स्टेप के केस में हमारी हाइट कितनी हो गई? 1/2 मीटर्स। हर बार 1/4 मीटर जो है स्टेप की हाइट बढ़ती जाएगी। सो वी राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन द सेकेंड स्टेप, इट विल बी, हाइट नाउ विल बी 1/2 मीटर्स। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, दिस विल बी अगेन कैंसिल बाय 2 इक्वल टू 25/2 मीटर क्यूब। ये हो गई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन द सेकेंड स्टेप। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन द थर्ड स्टेप। तो फिर से लेंथ तो 50 मीटर्स रहेगी, ब्रेड्थ 1/2 मीटर्स रहेगी और हाइट कितनी हो जाएगी? फिर से आपकी बढ़ जाएगी 1/4 मीटर्स। तो देखिए आप, ये थर्ड स्टेप के केस में 1/4 मीटर फिर से बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 3 × 1/4 दैट इज 3/4 मीटर्स हो जाएगी। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ग्राउंड लेवल से तो इसकी हाइट कितनी हो गई? ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट हो जाएगी 3/4 मीटर्स। तो हर बार हम हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं 1/4 मीटर्स। सो 3/4 meters will be the height now. Again we can divide by 2. Then 25 into 3, it is 75/4 meter cube. इसी तरह से हम अलग अलग स्टेप्स के लिए कंक्रीट की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इनको एक बार फिर से लिखते हैं एक साथ। Volumes of concrete in successive steps. These are, first one is 25/4 meter cube, then 25/2 meter cube, then 75/4 meter cube and so on. ये हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गया। अब देखना ये है कि क्या ये एक एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखते हैं। 25/2, A2 - A1 कर रहे हैं हम यहाँ पे, दिस माइनस 25/4, LCM लेंगे 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 - 25, इट विल बी 25/4। ठीक है, यही हो गया हमारा डिफरेंस। फिर हम निकालते हैं A3 - A2 और देखते हैं क्या मिलता है। 75/4 - 25/2, take the LCM as 4, this will be 75, minus here we will have 50, again it is 25/4। तो लगातार दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है। और अब हम इजीली इन वॉल्यूम्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, और हम तब फाइंड आउट कर पाएंगे कि टोटल कितना कंक्रीट चाहिए ये स्टेप्स बनाने के लिए। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इट हियर। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि D की वैल्यू आ रही है 25/4, क्योंकि अभी ये हमारे काम आने वाली है। सो लेट मी नाउ इरेज दिस वर्क। वी हैव चेक्ड दैट दिस इज एन AP in the rough part. Now we can write this is an AP with first term A equal to 25/4 meter cube and common difference D equal to 25/4 meter cube। ठीक है, ये हो गया D, ये हो गया A, और नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही है, 15 स्टेप्स हैं। सो हियर वी कैन राइट सिंस द नंबर ऑफ स्टेप्स इज 15, therefore number of terms in this AP, this will be n equal to 15। और अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, एंड नाउ वी कैन इजीली राइट टोटल वॉल्यूम of concrete equal to sum of
volumes of concrete in 15 steps, and this will be equal to sum of 15 terms of the AP obtained. जो AP अभी हमें मिली है उसकी 15 terms का sum, and this will be equal to S15. And now we know in an AP sum of first n terms Sn is given by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and this implies S15 will be equal to 15 by 2 into 2 into a, it is 25 by 4 अभी हमने निकाला था, plus here 15 minus 1 into d again is 25 by 4. Have a look. 25 by 4, 25 by 4. So here we have placed these values. This will be equal to 15 by 2 into, here we can divide it by 2. So it will be 25 by 2 plus 15 minus 1 is 14 into 25 by 4. Again we can divide by 2, 2 times, and here 7 times. This will give us equal to 15 upon 2, 25 by 2 plus 7 5s are 35, 3 carried, 7 2s are 14, 15, 16, 17, 175 by 2. This will be 15 by 2 into, take 2 as the LCM, 25 plus 175, it is 200. Okay, now this will go 100 times, this will go 50 times. And 15 5s are 75 and 0. So this will be equal to 750 meter cube. Since it is the volume, so the unit will be 750 meter cube. Okay, we have been asked to find the volume, and the volume is equal to S15. तो S15 निकाल लिया हमने, it is 750 meter cube, and so we can write that the total volume of concrete required is 750 meter cube. I hope the question is clear. With this we complete exercise 5.4 and also this chapter 5, arithmetic progressions. I hope you all enjoyed this chapter with me and you all have understood it very well. You can practice these questions once again. Okay then, goodbye for now.